Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So let's start today's chemistry class of structure of atom. तो पहला हमारा आज का टॉपिक ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में अच्छा से समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर जानना है, एटम के अंदर घुसना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सहारा लेना पड़ेगा। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी विल अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? ये रेडिएशन, ये एक वर्ड लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पोस्टमार्टम करते हैं। पहले आप समझिए रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपने कई बार सुना होगा कि कहीं से रेडिएशन निकल रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा। कहीं से लाइट निकल रहा है, यह तो सुना होगा। बल्ब से लाइट आ रहा है, यस और नो? इज दैट अ रेडिएशन? इज दैट अ रेडिएशन? क्या कहीं से लाइट निकल रहा क्या रेडिएशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। रेडिएशन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो लाइट से थोड़ा अलग है, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। कभी कभी सिमिलर हो जाता है कि लाइट क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा पढ़ा था। तो रेडिएशन भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कभी कभी डिफर करता है। तो एज इट अगर सवाल आ जाए कि इज लाइट अ रेडिएशन, तो हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है। अगर सही में पूछ रहा कि क्या मतलब ऑलवेज ये है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है, जो कि हम क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बस इस बात को समझिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चलने के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल आपने पढ़ा था लाइट, तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ लाइट है ये नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के अलावा भी चीजें होती है। लाइट आप किसे कहते हैं? जिसे आप देख सकते हैं ना, जिसके वजह से आप कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, उसी को लाइट कहते हैं ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे हैं। अरे भाई बहुत सारे हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में हम एक एक करके। चलिए क्या लिखा हुआ इस बात पर ध्यान दीजिए। लाइट और रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या है? अभी बोले किसी से निकल सकता है। अब किसी से निकल सकता है क्या है, बहुत डिटेल में आगे समझने वाले हैं हम, चिंता मत कीजिएगा। प्रोपेगेट्स विदाउट एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब कोई लाइट या रेडिएंट एनर्जी बिना किसी मीडियम के हेल्प से, या वैक्यूम में बोल सकते हैं, प्रोपेगेट करता है, चलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। बस इतना ही लिखा हुआ है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? एक बात कह रहे हैं आप, वो आगे सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं प्रोड्यूस करना है हमें, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम दो प्रोसेस आपको बता रहे हैं जो कि क्लास 12 का हिस्सा है, मैग्नेटिज्म का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता होगा क्लास 10 अगर आप पढ़े हैं तो अगर कहीं चार्ज होता है ना, तो उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम मान लेते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर के साइन से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्या है आपका फिजिक्स वाला टीचर आपको समझाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा देते हैं तो इस मूवमेंट के वजह से इस चार्ज से रेडिएशन निकलता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और मूवमेंट का भी तरीका होगा, और ये चीजें डिटेल में हम क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे। ये बात समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को फेंक दिया जाता है, मतलब चार्ज मोशन में होता है, उस समय इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मोशन कैसा हो रहा है। ऐसा कि सीधा फेंके तो रेडिएशन होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंके तो रेडिएशन होगा कि नहीं होगा, इन सर्टेन एंगल फेंके तो रेडिएशन होगा कि नहीं होगा, ये सब क्लास 12 में पढ़ेंगे। बस आपका बेसिक बात आपको दिमाग में रख लेना है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस पर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उससे क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। बस फिलहाल के लिए इतना ही समझिएगा। एक और तरीका पे बात करते हैं। मान लीजिए एक मैग्नेट है। क्या है? एक, अरे मैग्नेट जानते हो है? बचपन में मैग्नेट से खेला है कि नहीं खेला है? चुंबक, हाँ वाह। तो मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इसको मिटाते हैं, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है ये। लेट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बाबू बी से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? बी से। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज आ जाता है, ध्यान से सुनिए,
मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज आके मूव करने लगता है। अगर कोई चार्ज यहां आया है और मूव करने लगा है, मूव करना जरूरी है, रखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूव करना चाहिए, तो भी क्या होगा, इसके वजह से रेडिएशन होगा। और ये कौन बताया था, फराडे ने बताया था। आप जब क्लास 12 में पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, दो बातें क्या लिख रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को मूव करा दे या मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को मूव करा दे। एक बात और, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट को मूव करा दे तो भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट को मूव करा दे। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा सोलिनॉइड, क्या सोलिनॉइड, यस और नो, सोलिनॉइड पढ़ा था। तो इस तरह का एक कॉइल हुआ करता था और कॉइल जो होता था इस तरह से वायर निकाल देते थे, एक प्लस प्लेट की तरफ एक माइनस प्लेट से करंट जाता था इसमें। बोलने का मतलब इसमें क्या हो रहता था, करंट रहता था। करंट अगर कहीं पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक मैग्नेट को अगर इससे अंदर लेके जाया जाए, मूव कराया जाए, अगर चुपचाप यहां मैग्नेट रख दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस मैग्नेट को अंदर लेके जाओगे, बाहर निकालोगे, ये जो रिलेटिव मोशन, जरूरी नहीं है कि इसको अंदर लेके जाना है, हो सकता है कि आप इस कॉइल को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, रेडिएशन डेवलप होता है। ये रेडिएशन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब थोड़ा जब बात कर ही लिए हैं तो थोड़ा बहुत बात यहां और होना चाहिए, क्या ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर कैसे चलता है, कैसा दिखता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो नाम से पता चल रहा बाबू, इलेक्ट्रो मतलब कहां से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैग्नेटिक ये वर्ड जो आया है वो कहां से आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड से। कहां से आया है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अभी बताया E से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, और दोनों साथ में रहे ऐसा वेव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको मैं दोनों के बारे में थोड़ा बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, याद रहेगा ये बात। अरे कॉपी में बढ़िया से नोट कर इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दे, यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने जा रहे हैं, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहां हमने 3 एक्सिस बनाया है, आपको दिख रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, किसके अलोंग, वाई के अलोंग, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। किस तरह से, इस तरह से। तो वाइब्रेशन को किस तरह से शो कर सकते हैं हम, इस तरह से। क्या साइन का ग्राफ तूने पढ़ा है, साइन का ग्राफ तूने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, और वो साइन के हिसाब से आगे पीछे होता है। अभी हम उतना डिटेल में समझा नहीं सकते हैं। मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर वाइब्रेट कर रहा है, वाई एक्सिस में, इस तरह से। समझिएगा ये एक्सिस क्या है हमारा, वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं, वाइब्रेट कर रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है रे, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, हमने अभी आपको समझाया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो लेट कि मैग्नेटिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस मतलब किधर, हमसे बाहर की तरफ। जेड एक्सिस हमेशा बोर्ड के बाहर की तरफ है। इसको शो करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझना जरूरी है। वाइब्रेट कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। सो नाउ सी, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे। समझ में आ रहा है ये बात। चल किधर रहा है, आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साथ साथ चलता है। और प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, प्रोपेगेशन किधर हो रहा है बताइएगा, एक्स एक्सिस की तरफ सीधा चल रहा है। तो वाइब्रेशन इन वाई एक्सिस of electric field, vibration of magnetic field in z axis और propagation x axis। तो इसका मतलब कह सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का परपेंडिकुलर होता है, और ये भी साथ में परपेंडिकुलर होता है किसका, ना प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन का भी परपेंडिकुलर होता है। वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वाई एक्स एक्सिस में, और जेड में क्या, सॉरी वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में क्या होगा, बोलिएगा जरा, मैग्नेटिक फील्ड का, और चलेगा किधर, ऐसे।
तो इस ये जो वेव, ये जो जनरेट हो रहा वेव, इस वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहे दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसा ही चलता है। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा बहुत हमने ब्रीफ किया, इसका डिटेल्ड वर्जन क्लास 12 में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहीं डिटेल में पढ़ना है। फिर क्लास यहां पे क्यों कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं एटम्स पढ़ने के लिए। यहां पे हम क्या पढ़ना है? हमें एटम्स पढ़ना है। एटम को स्टडी करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ना तो उससे रेडिएशन बाहर आएगा। जब रेडिएशन बाहर आएगा तो हम उस वक्त बोला करेंगे कि बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, तो आपके भेजा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कोई पिक्चर नहीं होगा, तो आप एनालिसिस नहीं कर पाइएगा। सो दैट हम लोग इस टॉपिक को इस यहां पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और कोई पर्पस नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका, आप मान के चलिए कि ये स्टार्ट भी नहीं है, ये नथिंग, कुछ नहीं है, जीरो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जस्ट एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करने का कोशिश किए हम, ताकि हम आगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ाई कर सके। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या इस चीज को थोड़ा बहुत और एनालिसिस कर लिया जाए? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। जैसे पिक्चर डेवलप हो गया दिमाग में, ये दिमाग में पिक्चर डेवलप हो चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या बात बोला है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रहने चाहिए, जरूरत है इनका। क्या ना, जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सभी का स्पीड जो होता है, हाँ वेलोसिटी जो होता है, एक ही बात है, ठीक है, जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। लेकिन इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का बात हो रहा है। हम पानी में लाइट मार दिए, उसका वेलोसिटी अलग हो जाता है। अरे पानी में लाइट चलता है कि नहीं चलता? किसी में भी लाइट चल सकता है, अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वेलोसिटी अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां पे जो भी बात लिखा हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब कौन सा वैल्यू है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है इसका स्पीड। किसका? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बात कर रहे हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स। अभी बात किया कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास क्या क्या है? सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ये शो कर रहा है, समझ में आ रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जेड की तरफ शो कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। दैट ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नाच रहा है वाई एक्सिस के तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड नाचेगा जेड एक्सिस के तरफ, और यहां पे बात लिखा हुआ एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। जिधर चल रहा है ना, जो कि किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। एक बात बता रहे हैं, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है बच्चा, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई में ही नाचे। हो सकता है ये एक्स में नाच रहा है, और हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई में नाच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाचना मतलब ऑसिलेट करना। अरे नाचना मतलब ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना, डिस्टर्बेंस होना, ये बातें हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब प्रोपेगेशन का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, जिसे हम एक वेक्टर से डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। नाम है उसका पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो अभी आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। हमने अभी शुरुआत में बताया, जितना बातें यहां बता रहे हैं सिर्फ उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी आपको ये बातें समझाया हमने कि आपस में सभी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सभी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? ध्यान से सुनेगा, इसका कम से कम 8-10 कैरेक्टरिस्टिक होता है, जितना काम का है उतना बताया है। क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब सुनेगा, कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। देखिएगा क्या लिखा हुआ है? कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, उसके बाद इंफ्रारेड रे, एमडब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ? आरडब्ल्यू मतलब रेडियो वेव्स। जिसको चाहिए डिटेल में लिख सकते हैं, फुल फॉर्म लिख सकते हैं। हमने क्या बोला? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और यूवी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज। क्लियर हो चुका है? सुनेगा बच्चा, यहां पे आपको क्या याद रखना है? कुछ बातें जो बता रहे हैं यहां पे, बस उतना याद रख लीजिए। देखिएगा ध्यान से, ये जो विजिबल आपको दिख रहा है ना, ये जो विजिबल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये विजिबल वाला पार्ट ही हमें दिखता है, जो कि याद रखिएगा, इसका वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? तो वेवलेंथ चलो अभी पढ़ लेंगे ध्यान से, अभी पढ़ लेंगे थोड़ा देर में वेवलेंथ को भी थोड़ा सा।
याद रखिएगा इसका वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो क्या होता है 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। कई कई बुक में जो है 780 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए दोनों डाटा आपको से शेयर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं 380 नैनोमीटर टू 700 या 780 नैनोमीटर तक का होता है क्या ना वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ किसी वेव का लेंथ क्या होता है, अभी थोड़ा देर में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। हम किसका बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, विजिबल के बारे में बात कर रहे हैं। और विजिबल कौन होता है आपको पता होना चाहिए, VIBGYOR। बोलिए याद है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड हो गया। ये जो कलर आपको दिख रहा है यही तो विजिबल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और इसके कोई भी कलर आपको विजिबल है तो याद रखिएगा इन सब के मिक्सचर से ही वो बना हुआ है। क्लियर है कि नहीं है। आप बोलते हैं ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिक्स में पढ़े, दीज आर द फंडामेंटल कलर्स। ये कलर का मिक्स करके ही हम कोई और कलर को डेवलप कर सकते हैं। दुनिया में कई कलर्स आज हैं, बट दीज आर द फंडामेंटल कलर्स दैट वी कैन सी डायरेक्टली। इनको बनने के लिए किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और कलर अगर है तो उसको बनने के लिए इनका मदद का जरूरत है। दे आर डेराइव्ड कलर्स। फिजिक्स के भाषा में हम कह सकते हैं ये बात, लेकिन केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि विवग्योर ये जो है ये विजिबल रेंज में आता है, और जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है तो रेड का होता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है तो वायलेट का होता है। तो हमने जो यहां पे ये जो आपको लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इधर जो भी जा रहा है इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर जो भी जा रहा है इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में लिखा हुआ है ये। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आपको अगर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, क्या बोलेंगे रेडियो वेव का। सबसे कम किसका होता है तो क्या बोलेंगे कॉस्मिक रे का। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चा लोग, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और बातें करते हैं हम यहाँ पे। एक बात बताइएगा जरा, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू एच न्यू। बोले सर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं आप पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। E है, E क्या है एनर्जी है, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा यहां पे एनर्जी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। किसका फ्रीक्वेंसी का। और एक बात बता देते हैं, hc/λ न्यू इक्वल टू, आप अभी नहीं पढ़े क्या होता है न्यू इक्वल टू hc/λ। आप अभी नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। h क्या है प्लैंक कांस्टेंट अभी बताया, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों ही कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया है, तो यहां से आपको यह समझ में आ रहा है सर फ्रीक्वेंसी जो होता है वेवलेंथ का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा अगर इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा होगा बच्चा घट रहा है। इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा। मतलब इन सभी रेंज में इन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है कॉस्मिक का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है रेडियो वेव का। बोलिए समझ में आया। अब आपको सवाल पूछ रहे हैं दुनिया का ध्यान से, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है कॉस्मिक रे का। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा है, तो कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने के कारण इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली ये जो रेडियो वेव है इसका एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। बोलिए समझ में आ गया। ये बातें सवाल में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या बोल रहे हैं। मतलब अगर हम वेव को दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेवलेंथ इधर सबसे कम तो बहुत छोटा छोटा वेव बनाएंगे हम, देखिएगा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ रहा है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार। इधर से उधर जाए तो वेवलेंथ क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी घटता जा रहा है। और क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर ये बातें नहीं पता है तो बने रहिए, अभी इसके बाद ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है।
वेवलेंथ का मतलब क्या है समझेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझे, और कोई नया टर्म्स जो भी रिलेटेड टू वेव है उन बातों को अभी क्लियर कर लेंगे। अगर कुछ बच्चे नहीं पता है, हो सकता है कि कुछ बच्चा नहीं पता होता है, जनरली ये बात हम लोग सोच लेते हैं 11 12 वाले टीचर कि 10th पढ़ा है तो इतना आता ही होगा, तो जरूर नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं होता भाई, सबको लेके चलना है। बोलिए बातें क्लियर है, सब कुछ नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने कैरेक्टरिस्टिक में 2 पॉइंट लिखा था, अब तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, क्या देखिएगा, अ वेव इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 5 कैरेक्टर्स। अगर वेव के बारे में जानकारी रखना है आपको, तो आपको टोटल 5 कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक वेव है और एक दूसरा वेव है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता करना है, तो आपको 5 चीजें के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप 5 चीजों के हेल्प से 2 वेव्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या है वो 5 चीज? तो पहला चीज आपका यहां लिखा हुआ है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। आप लोग क्लास 9 10 में ये सब चीजें पढ़े हैं। वेवलेंथ क्या होता है समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम एक वेव बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए वेव बनाने के लिए हमने यहां पर एक सोर्स रखा है। क्या है सोर्स? वेव का सोर्स, सोर्स ऑफ वेव। हो सकता है आप यहां एक टॉर्च लगाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपने क्या लगाया? एक टॉर्च लगाया। तो सर टॉर्च लगाया तो सीधा लाइट चल जाता है? आपको पता होना चाहिए कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी जस्ट हमने विब्ग्योर करके लिखा था, जो कि विजिबल है, जो कि आप देखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो लाइट चल किस तरह से रहा होगा? चल इस तरह से रहा होगा, ऑब्वियसली इस तरह से चल रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो हाईएस्ट पॉइंट को ये मीट कर रहा है, कभी ये लोएस्ट पॉइंट को मीट कर रहा है, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट को मीट कर रहा है, फिर ये लोएस्ट पॉइंट को मीट कर रहा है। इसका कुछ नाम है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट को मीट करता है, इस जगह को, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्ट। इसको क्या कहते हैं? ट्रो। सिमिलरली इसको फिर क्या कहेंगे? क्रिस्ट। इसको क्या कहेंगे? ट्रो। बोलिए बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे भी चलता जाएगा इसी प्रकार, यहां पे रुक नहीं रहा है, कुछ आगे चलेगा, ध्यान से सुनेगा। सो व्हाट इज वेवलेंथ? लिख रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रिस्ट और 2 नियरेस्ट ट्रो। 2 लगातार या फिर बोल सकते हैं पास पास प्रेजेंट क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको यहां पे एक क्रिस्ट दिख रहा है, आपको यहां पर एक क्रिस्ट दिख रहा है, इसके बीच में और कोई क्रिस्ट है क्या? नहीं है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। और ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये हो सकता है कि एक ट्रो और एक और ट्रो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लगातार 2 ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसे भी आप क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ। ये दोनों हमेशा बराबर ही होगा, चिंता की बात नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा है? ये सब बातें हम जानते थे सर। तो आपको सीधा सीधी कह रहे हैं एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है उसे ही क्या कहते हैं? वेवलेंथ। हम बोले सर नहीं, हम क्रिस्ट और ट्रो वाला लैंग्वेज हम क्लास 9 10 में पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप चाहें वेवलेंथ नापना तो आप यहां से भी नाप सकते हैं। कहां से नाप सकते हैं? यहां से नाप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक सर्कल से समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट लीजिए। आपने क्या किया? एक कोऑर्डिनेट बनाया, इसको 4 क्वाड्रेंट में हमने बांट लिया। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां से जब आप शुरू कर रहे हैं तो 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं, मान के चलिए ये यहां तक गए हैं तो आप एक क्वार्टर गए हैं, ये क्वार्टर है, एक क्वाड्रेंट कवर किए। फिर नीचे आए तो फिर देखिए इसमें हम नीचे आए, फिर इसमें से और नीचे गए तो और नीचे हमने गया। अब देखिए ध्यान से, और अब ऊपर उठ रहा है तो यहां से ऊपर उठ रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल मतलब एक वेव होता है। एक साइकिल का मतलब एक वेव होता है, मतलब आप यहां से लेकर के यहां तक को भी आप क्या कह सकते हो? एक वेवलेंथ कह सकते हो। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, बट आपको समझना जरूरी है। कंप्लीट एक वेव, ये एक कंप्लीट वेव है। कैसे समझेंगे? ऐसे सर्कल ड्रॉ करके समझ लेंगे। ये एक कंप्लीट वेव है, और एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है उसे भी क्या कह सकते हैं हम? वेवलेंथ कह सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये तो बाय डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, 2 क्रिस्ट के बीच का लेंथ, 2 ट्रो के बीच का लेंथ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, ये बात समझ में आ गया। यहां पर इसने एक बात लिखा है, देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। किस टर्म पे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं? ए पे पावर 1 डिग्री, इस तरह से लगा देते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन को कैसे लिखते हैं? म्यू, इस तरह से लिखते हैं। नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए, नैनो ऐसे लिखते हैं और मीटर ऐसे लिखते हैं।
तो ये सब जितने भी यूनिट्स आपको दिख रहा है, सभी यूनिट्स किसका है? लेंथ मापने का यूनिट है और बहुत छोटा यूनिट है। यस और नो? बहुत सारे ये सब जितने भी यूनिट्स आपको दिख रहा है छोटे यूनिट्स है। तो वेव का जो लेंथ होता है ना बहुत छोटा ही होता है भाई। आप एक टॉर्च मारते हो तो जब टॉर्च को जला रहे होते हो तो आपको लगता है ये सीधा चल रहा है। आप सोचिए एक बार, वो वेव है तो कितना छोटा वेवलेंथ बनाता होगा कि आपको आंख से वो दिख नहीं रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो ऐसे ही चल रहा है लेकिन आपको लग रहा है सीधा चल रहा है। मतलब कितना पास होगा। आप जो लास्ट में बैठे हुए हो बताइएगा ये आपको कैसा दिख रहा है? बताइएगा जरा, ये आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, तुम्हारा आंख का रोशनी बहुत तेज है। आंख का रोशनी बहुत तेज है। जो लास्ट में बैठा हुआ है उस बच्चा को यह बात समझ में आएगा कि ये कुछ और नहीं, स्ट्रेट लाइन ही है। बट हमने सच बताया, यहां पे वेव बनाया है, ऊपर नीचे किया है, समझे? लेकिन आपका आंख का जो क्या बोलते थे उसको, आप क्लास 10th में ह्यूमन आई बोल के एक चैप्टर पढ़ा था ना, क्या होता था? हमारे आंख का एक कैपेसिटी होता था जिसे आप क्या कहते थे? पावर नहीं, फोकल नहीं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है ना वो है नहीं, हमारे अंदर का कैपेसिटी वो आंख का है नहीं कि कोई लाइट जब चल रहा है उसको ये बात डिफाइन कर ले कि हाँ वेव चल रहा है। उसको लगेगा कि क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा नहीं है वो। बात सही है, बातें क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट फिर ये हो जाता है कि हो सकता है कोई वेव आपको मीटर में दे दिया हो तो आप इन सब में कैसे बदलेंगे, या आपको मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदलने आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंगस्ट्रॉम पता होना चाहिए, माइक्रोन पता होना चाहिए, नैनोमीटर पता होना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा देर इसको बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक एक करके बात कर लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी, है ना? वैसे फिजिक्स में टीचर आपको पढ़ाया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए क्या होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है बच्चा? 10⁻⁻10 मीटर। और सेंटीमीटर भी, ज्यादातर वेव्स के बारे में जब बात करते हैं ना तो सेंटीमीटर में कहानी चलती है, बात समझे? तो याद रखिएगा 10⁻⁸ मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। दूसरा बात, माइक्रोन पे आते हैं। यहां माइक्रोन लिखा हुआ है, 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है ना, 10⁻⁻6 मीटर होता है बच्चा। 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे? -8 सेंटीमीटर। दो तरीका क्या हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर क्या होगा बच्चा? नैनोमीटर क्या होता है ना, 10⁻⁻9 मीटर होता है या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा ये सब बातें क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है? अच्छा, सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलेंगे? अरे बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो ध्यान से, अगर इसको सेंटीमीटर कर दें, अब बताओ जरा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा? भाई इसको इधर लेके चले जाओगे, क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, जिसे आप क्या कह सकते हो? 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। बाकी कन्वर्जन वगैरह जो है आपका फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ा दिया होगा, समझ रहे हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा दिया होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। बोलिए क्लियर है? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें क्लियर है? तो हम अभी वेवलेंथ को समझे। हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वेव का वो होगा फ्रीक्वेंसी। समझते हैं ध्यान। अब हम नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वेव का उसको समझते हैं, क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में किसी एक पॉइंट से कितना वेव पार हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में, ध्यान से, आपके पास कितना टाइम है? वेव के पास कितना टाइम है? 1 सेकंड। और 1 सेकंड में के को वेव पार हो रहा है, उसको हम क्या कह देंगे? बोलिए जरा, फ्रीक्वेंसी कह देंगे। ठीक है सर? तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपके पास टाइम लिमिटेड है। टाइम कितना है आपके पास? टाइम आपके पास 1 सेकंड है। ठीक है सर? ओके। एक बात बताइए, अगर हम वेव को इस तरह से समझे, अभी थोड़ा देर पहले समझे थे, वैसे फिर समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां से वेव बनना चालू हुआ और हम यहां से वेव बनना चालू नहीं हुआ, वेव इधर से आ रहा, ठीक है? मान के चलिए वैसे वेव आ रहा। आपके पास टाइम कितना है? 1 सेकंड है। और 1 सेकंड में यहां से कितना वेव पार हो गया? कई वेव्स पार हो गए। मान लेते हैं एक वेव पार हुआ है। कितना वेव पार हुआ है? एक वेव। इसको हम लैम्डा कह सकते हैं, यस और नो? ये लैम्डा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो फ्रीक्वेंसी है, मान के चलिए कि टी टाइम था। कितना टाइम था? टी टाइम था। और टी टाइम पे, ध्यान से सुनिएगा, टी टाइम पे कितना वेव पार हुआ? हम मान रहे हैं यहां पे एक वेव पार हुआ। अरे भाई कितना वेव पार हुआ? एक वेव पार हुआ। टी टाइम पे एक वेव पार हुआ, 1 वेव पार हुआ।
तो 1 सेकंड में कितना वेव पार होगा? 1 सेकंड में कितना वेव पार होगा? मतलब सर 1/t वेव पार होगा, यस और नो? क्या होगा? 1/t वेव पार होगा। ध्यान से सुनिएगा, t टाइम पे एक वेव पार होगा, और ये t टाइम कुछ और नहीं, टाइम पीरियड कहलाता है। हियर t इज व्हाट? t को क्या बोलता है? टाइम पीरियड। अरे भाई टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? अब जरा बताओ तो ध्यान से। किसी एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, देखिए ध्यान से यहां तक वेव पार होकर के आने में जितना टाइम लगा है, एक कंप्लीट वेव को पार होने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आप कह सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था। वैसे ध्यान दीजिएगा, यहां से वेव चलना शुरू किया, ध्यान से देखिए, ये ऊपर बढ़ा तो ऊपर बढ़ा तो यहां तक आए, फिर नीचे आया तो फिर यहां तक आए, फिर ये नीचे आया तो और नीचे आए, फिर यहां से फिर ऊपर गया तो फिर यहां तक आए, एक कंप्लीट साइकिल बना। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि जब कोई पार्टिकल कंप्लीट एक सर्कल घूम लेता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। हम वेव के टर्म पे इसी बात को कह रहे हैं कि जब एक वेव कंप्लीट होता है तो जो टाइम लगता है उसे को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक वेव को पूरा होने में कितना टाइम लगता है बच्चा? टी टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में कितना वेव पार होगा? 1/t होगा। और हम कह रहे हैं, यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना वेव्स पार होगा उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कुछ और नहीं, यही तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया? 1 टाइम पीरियड। बोलो बच्चा, याद रहेगा कि नहीं? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया? 1 टाइम पीरियड। ये बहुत पढ़े हो, पहले पढ़े हो, लेकिन कैसे आया ये बात समझाने का प्रयास किया हमने कि अगर t टाइम पे एक वेव पार होता है तो 1 सेकंड में कितना वेव पार होगा? 1/t। तो 1 सेकंड में जितने वेव पार होते हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 1/t क्या है? फॉर्मूला किसका है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां हमने एक और चीज लिख के रखा। अच्छा, और एक बात, फ्रीक्वेंसी को किसमें आप एक्सप्रेस करते हो? तो लिखा हुआ है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ CPS। CPS का मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। याद रखिएगा, CPS का मतलब क्या होता है ना? साइकिल पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, साइकिल का मतलब यहां हम यह समझाना चाह रहे हैं वेव। क्या समझाना चाह रहे हैं? वेव। एक वेव कंप्लीट होता है तो एक साइकिल बनता है ना। अभी देखो ध्यान से, एक वेव बनता है तो क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होता है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में जितना साइकिल पार होगा उसी को हम क्या कह देंगे? देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? 1 सेकंड में के को वेव पार होता है? 1/t वेव पार होता है। तो 1 सेकंड में जितना साइकिल पार होता है या जितना वेव पार होता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां लिखा हुआ बच्चा, इसको किस तरह से हम टर्मिनेट करते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? CPS मतलब साइकिल पर सेकंड के हिसाब से, और हार्ज से मतलब इसका यूनिट क्या होगा? 1/t का। तो आपको दिख रहा है 1/t टाइम पीरियड। दुनिया का कोई भी टाइम हो, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। जब सेकंड को ऊपर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को एक नाम दिया गया है, नाम है हार्ज। क्या नाम है? हार्ज। तो सेकंड इनवर्स को ही क्या कहते हैं? हार्ज कहते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? याद रहेगा ये बातें? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, वो क्या है? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। क्या लिख रहे हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में एक वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं? बोलिएगा। वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका वेलोसिटी क्या होता है? एक ही है। सभी का वेलोसिटी क्या है? c है। याद रहेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, अभी क्या निकल करके आया? c। अब जरा इस चीज को और समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको एक फॉर्मूला में इसको हम बनाना जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने अभी पढ़ा। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 1 टाइम पीरियड होता है सर। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने पढ़ा। आप बताइए, वेवलेंथ आप समझ चुके हैं, एक बार और यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक वेव चल रहा है बच्चा, यहां तक पहुंचा। ध्यान से समझना, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यस और नो, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पे हम लिख रहे हैं वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। सुनिएगा ध्यान से, आगे का बात बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम टाइम के बारे में क्या जानते हैं, यहां टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं, यस और नो। किसके बारे में जानते हैं, टाइम नहीं, टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। एक कंप्लीट वेव का जो टाइम है, एक कंप्लीट वेव का जो टाइम है वो क्या है, बोलो, कैपिटल टी है। क्या है, कैपिटल टी। एक कंप्लीट वेव का टाइम क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है सर। और आपको यहां बोल दिया गया है 1 सेकंड के बारे में, बोलो हाँ कि ना। क्या बोला गया है, 1 सेकंड। तो टाइम तो फिक्स हो गया, कितना, 1 सेकंड, चुपचाप रहने दीजिए। वेलोसिटी के बारे में बोले सर सी है, वैसा मत लिखिए। अब वेलोसिटी का कुछ और फॉर्मूला हमें निकालना है, वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ और जानना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी को, याद रखिएगा, वेलोसिटी यहां पर न्यू इंटू लैम्डा होता है। क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। व्हाट इज न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, एक वेव का लेंथ। एक वेव का लेंथ को ही आप क्या बोलते हो, बोलो जरा, लैम्डा बोलते हो। लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। कि फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर क्या, कि 1 सेकंड में के गो वेव पार हुआ है, ऐसा वैसा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, एक तो नंबर है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक नंबर है कि कितना गो वेव 1 सेकंड में पार हुआ है। यहां इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 1 सेकंड वाला बात को, ये 1 सेकंड वाला बात को जो यहां लिखा हुआ इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। तो मतलब 1 सेकंड में के गो वेव पार हुआ है, और एक वेव के बारे में हमें पता है, एक वेव का लेंथ कितना होता है, लैम्डा होता है। लेंथ माने डिस्टेंस, एक वेव का डिस्टेंस या लेंथ कितना है, लैम्डा। और ऐसे ऐसे 1 सेकंड में कितना हो रहा है, ये कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। फिर से हम बता रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना वेव पार हो रहा है, ये कौन बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको एक नंबर मिल गया। और एक वेव के बारे में आपसे पूछ रहे, तो आप बोल दे रहे लैम्डा है, एक वेव का लेंथ कितना है, लैम्डा है। और ऐसे ऐसे के को पार हुआ है, हमको नहीं पता है, कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ही क्या है, डिस्टेंस है, यस और नो। यहां पे आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू न्यू या न्यू इंटू लैम्डा। यहां पर एक रिलेशन बन करके आपके सामने आया है, जो कि आपको नोट करना है। क्या, ना न्यू लैम्डा ही क्या होता है, ना डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, जिसे आप वेलोसिटी कहते हो। और ये वेलोसिटी किस और नहीं, सी होता है। माने किसी भी वेव का वेलोसिटी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, सी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ गया बच्चा, ना न्यू इक्वल टू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू सी। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी बाय लैम्डा, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। लैम्डा इज वेवलेंथ। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बातें क्लियर है, ठीक है सर। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है, ध्यान से देखिएगा, सी क्या है, वेलोसिटी है। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। इन तीनों को हमने रिलेट किया। अभी जो 3 चीजें हमने पढ़ा, ए बी सी, यस और नो। यहां एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आया है न्यू के बारे में, आपने नोट कर लिया होगा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t। बोलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। जो आपने वेवलेंथ पढ़ा है उसी का रेसिप्रोकल है। और डिनोट किससे करते हैं, न्यू लिखते हैं और बार लगा देते हैं। तो यहां कह रहा है न्यू बार जो है वो किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल मतलब हो गया, उल्टा लिख दिए वेवलेंथ को, 1 वेवलेंथ। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका काम यह है द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर निकालना। मतलब इससे क्या फायदा होगा आपको यह समझना जरूरी है। वेव नंबर निकालने से हमें प्रॉफिट क्या है, क्या हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। क्या कह रहा है, देखिएगा, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। मतलब मान के चलिए आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ पता है, ठीक है कि नहीं। आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ, किसी भी चीज को हम यहां पे बात कर लेते हैं, लेट कि मान लीजिए इसका लेंथ आपको पता है, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ आपको पता है, मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है कि नहीं? आपको चलिए इस हिस्सा में आपको चाहिए कि के गो वेवलेंथ पार हुआ है, जरा बताओ तो फटाक से। तो कैसे निकालोगे? वेव नंबर से, कि इस लेंथ में, इस छोटा सा लेंथ में कितना, 1 सेंटीमीटर, दैट मे बी 1 मीटर ऑल्सो, दैट मे बी 1 मीटर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए यहां से यहां तक, मान के चलिए यहां से यहां तक 1 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर में के गो वेव है, ये पता करना है। तो कैसे पता करोगे? वेव नंबर निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? बस एक वेव का वेवलेंथ पता होना चाहिए आपको। एक वेव का वेवलेंथ अगर पता है तो 1 बाय वेवलेंथ लिख दोगे तो क्या निकल जाएगा? वेव का नंबर मिल जाएगा आपको। वेव नंबर का बस इतना ही काम है। अगर किसी रीजन में वेव ज्यादा है तो इससे क्या है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी जगह में मान के चलिए 1 मीटर जगह में 100 वेव है और 1 मीटर जगह में 150 वेव है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप इस बात को समझते हैं? इससे क्या मतलब है कि अगर किसी जगह से, किसी 1 मीटर जगह से 100 वेव पार हुआ है, मतलब 100 वेवलेंथ पार हुए, और किसी 1 मीटर जगह से 150 वेव पार हुए हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इससे क्या आप सिग्निफाई करते हैं? तब तक सोचिए, ठीक है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्या? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो देखिएगा ध्यान से, एम्पलीट्यूड समझना अगर है तो एक वेव हमने बनाया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रहा एक वेव, ठीक है। ये वेव कितना ऊपर गया है, मतलब ये वेव कितना नीचे गया है, मतलब ये, मतलब मैक्सिमम जो हाइट होता है किसी वेव का, या मैक्सिमम जो डेप्थ होता है किसी वेव का, उसे ही क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? लिखा हुआ है इट इज द हाइट ऑफ क्रिस्ट, ये क्रिस्ट था, क्रिस्ट का हाइट, और डेप्थ ऑफ ट्रॉ, ये जो कितना गहराई है, कितना डेप्थ है ट्रॉ का, उसे ही क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब सुनिए काम इसका, लिख रहा है इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बताता है ये? इंटेंसिटी, ये कितना डेंजरस है ये बताता है इसका एम्पलीट्यूड। माने जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेंजरस? मतलब वो ज्यादा इंपैक्ट शो करेगा, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, किसी और पर अपना इंपैक्ट डालने का वो ज्यादा डाल पाएगा। कब डाल पाएगा ज्यादा? जब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला था कि 1 मीटर रीजन में अगर 100 वेव है और 1 मीटर रीजन में अगर 150 वेव है, इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ता है कि जो वेव आपने 100 को पार किया 1 मीटर में, और जो वेव आपने 150 को पार किया है एक रीजन में, मतलब 1 मीटर में, उसमें एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा था? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसका एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा था? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट, उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। इंटेंसिटी का मतलब वेलोसिटी मत समझ लेना, बहुत बच्चा बेवकूफी करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। उसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा कौन बताएगा? उसका एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना नंबर वेव पार हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनो ध्यान से, अगर किसी जगह पर ज्यादा वेव पार हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसका वेवलेंथ भी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ। किसी एक रीजन में अगर बहुत ज्यादा वेव है, नंबर ऑफ वेव्स है, इसका मतलब पक्का छोटा छोटा वेव होगा, मतलब वेवलेंथ कम होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगा तो बच्चा याद रखिएगा, किसी का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उस वेव का एनर्जी ज्यादा होता है। क्या होता है? उसका एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका स्ट्रेंथ वो शो नहीं करता है। स्ट्रेंथ शो करता है कौन? एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वही किसी और चीज पे इंपैक्ट जो डालेगा वो उसका एम्पलीट्यूड ही बताता है। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अब सुनिए, अगर ये बातें क्लियर हो चुकी है, 5 बातें, तो आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या पढ़ना है? ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अगर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ा, जैसे कि अगर मैं कहूं कहां से शुरुआत कर रहे हैं ना, रेडियो वेव्स, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? माइक्रोवेव्स, उसके बाद आपने पढ़ा क्या? इंफ्रारेड, उसके बाद पढ़ा विजिबल, उसके बाद पढ़ा अल्ट्रावायलेट। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा देर पहले हमने समझाया था अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे, उसके बाद कॉस्मिक रे। ये जो भी चीजें आपने पढ़ा, इनका बारे में अगर एक साथ रख के पढ़ा जाए, ध्यान से सुनिएगा,
इनके बारे में अगर एक साथ सभी चीजों को रख करके, सभी चीजों का मतलब क्या है यहां पे, वेवलेंथ के बारे में या फ्रीक्वेंसी के बारे में एक जगह टेबल बना करके पढ़ा जाए, एक जगह सजा करके सभी चीजों को पढ़ा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है कि नहीं? तो अब जो है ये लिस्ट आपको मिल जाएगा, आपको मैं यहां पे लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। इसका जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है ना, इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर बच्चा आपको वेवलेंथ पता है और फ्रीक्वेंसी पता है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अरे अगर आपको सिर्फ वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूलाज अभी हमने बताया आपको। क्लियर है कि नहीं? तो एक डाटा उसका खाली याद कीजिएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? उसका एक डाटा, या तो फ्रीक्वेंसी याद कर लो या तो वेवलेंथ याद कर लो। तो जो भी है आपको यहां पे दिख जाएगा, वो डाटा आपको मिल जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। यहां जो याद करने वाली चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बताइएगा जरा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका, बोलिएगा, रेडियो वेव का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका, रेडियो वेव सबसे ज्यादा। सबसे कम किसका, ना कॉस्मिक का। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका, तो सबसे कम किसका, रेडियो वेव का। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका, तो कॉस्मिक का। समझ में आ रहा? एनर्जी सबसे कम किसका, तो आप बोलेंगे रेडियो वेव का। और एनर्जी सबसे ज्यादा किसका, तो आप बोलेंगे कॉस्मिक का। ये बातें तो कम से कम पता होना चाहिए। एक बात और, विजिबल का रेंज याद होना चाहिए वेवलेंथ का, जो कि क्या था, 380 नैनोमीटर से क्या होता है, 700 नैनोमीटर, या कई कई बुक में 780 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है बच्चा, याद रखिएगा। और ये जो विजिबल रेंज होता है, इस विजिबल रेंज में कौन कौन से कलर है, विवगी और 7 कलर है, आपको पता है, जो कि हम देख सकते हैं। हमारा आंख का एकोमोडेशन पावर उतना ही है जो इस रेंज को देख सकता है, 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसके ज्यादा अगर वेवलेंथ हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे, इससे कम अगर वेवलेंथ हो जाएगा तो भी हम देख नहीं पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आज की कक्षा को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या आप इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।